फंक्शनल प्रोटियोमिक्स में बहुत ब्रॉड टर्म के बारे में हमने जाना कि स्पेसिफिकली डायरेक्टेड होती है ये प्रोटियोमिक्स अप्रोचेस के। डिफाइन किया जाता है यूज ऑफ प्रोटियोमिक्स मेथड टू एनालाइज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूलर नेटवर्क्स इन्वॉल्व इन लिविंग सेल। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव इज आइडेंटिफाइंग मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन दिस नेटवर्क। तो प्रोटियोमिक्स मेथड्स को यूज करके जो हम मॉलिक्यूलर नेटवर्क ऑफ प्रॉपर्टीज को हम लिविंग सेल की प्रॉपर्टीज को जो हम कर रहे हैं पढ़ रहे हैं वो हमें हेल्प होती है। और एक मेजर ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई करने का मॉलिक्यूल्स को ताकि ये इन नेटवर्क्स में पार्टिसिपेट करें। वन ऑफ द सक्सेसेस ऑफ फंक्शनल प्रोटियोमिक्स, एक सक्सेस क्या है फंक्शनल प्रोटियोमिक्स की, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोटीन नेटवर्क इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर पोर। एक हम कर चुके हैं, न्यूक्लियर पोर के सारे प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्सेस हम पढ़ चुके हैं विच आर इम्पोर्टेंट, जो कि क्या वर्क कर रहे थे, न्यूक्लियस से चीजों को बाहर भेजने में और बाहर से चीजों को न्यूक्लियस के अंदर लाने में हेल्प कर रहे थे। जीन्स एंड प्रोटीन्स, नंबर ऑफ जीन्स वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटीन्स। अब ये नया टॉपिक है। एनालिसिस ऑफ एमआरएनए डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटीन कंटेंट इन द सेल। जब हम किसी सेल का एमआरएनए देखते हैं तो डायरेक्टली हमें पता नहीं चलता कि उस सेल के अंदर क्या क्या प्रोटीन है। तो ये रीजन क्या है इसका कि एमआरएनए और प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लेवल में हमेशा कोई कोरिलेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 4 एमआरएनए बने हैं तो 4 ही प्रोटीन बने हैं। ऐसा भी हो सकता है मान लो 4 एमआरएनए बने हैं जबकि 40 प्रोटीन बन रहे हैं उससे, यानी कि वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उसका कोड बदला है और वो कोड बहुत ज्यादा अलग अलग चेंज होके उसने 40 तरह के प्रोटीन बना दिए, 4 एमआरएनए नहीं, 10 गुना ज्यादा। तो इस तरह से इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता। द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए पहला स्टेप है किसी भी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ इवेंट में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो आपको पता ही है कि डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। तो ये तो सेंट्रल डॉगमा होता है कि डीएनए इंफॉर्मेशन किसी भी सेल की कैसे जाती है। जो डीएनए होता है वो पहले अपने आप को एमआरएनए बनाता है, मतलब मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए कि जब ट्रांसलेशन होती है मैसेंजर आरएनए की तो प्रोटीन्स बनते हैं। दिस इज नोन एज अ सेंट्रल डॉगमा। तो इससे जब हम देखते हैं ड्यू टू दीज रीजन द रिलेशनशिप बिटवीन एमआरएनए पर यूकारियोट्स में बहुत तरीके से क्या करा जाता है, ट्रांसलेशन के वक्त मॉडिफाई किया जाता है। सम ऑफ दीज मॉडिफिकेशन कुड लीड टू द जनरेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन्स। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी होती हैं यूकारियोट्स में, जैसे पॉलीएडेनाइलेशन होता है। जो एमआरएनए बना उसके लास्ट में पॉली ए टेल लग जाती है। एमआरएनए की एडिटिंग भी होती है, यानी कि उसके अंदर जो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लग सकते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसलेशन रेगुलेशन की जाती है एमआरएनए की। प्रोटीन आफ्टर द सिंथेसिस अंडरगो, और एक बार प्रोटीन बन भी जाए उसके बाद भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोटीन कुड अंडरगो as many as 200 different types of these 200 मॉडिफिकेशन हो सकती है किसी प्रोटीन में। तो इसीलिए जो प्रोटीन बनता है वो 200 अलग तरीके के प्रोटीन में बदल सकता है। ड्यू टू दीज रीजंस द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ जीन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटीन नॉट लीनियर। तो इस वजह से रिलेशन जो है प्रोटीन और उसके जीन्स में और एमआरएनए में लीनियर नहीं है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ प्रोटीन कुड इजीली आउटनंबर द नंबर ऑफ जीन। जो प्रोटीन है वो ज्यादा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं जीन से। अब यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं। तो दिस इज द डीएनए फ्रॉम आरएनए। डीएनए से आरएनए बना, ये सेंट्रल डॉगमा है। और आरएनए से प्रोटीन बने तो ये इसके आगे इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोला गया। डीएनए से आरएनए बने ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब प्रोटीन बन गया है तो प्रोटीन के बाद 3 प्रोसेस हो सकती है। तो प्रोटीन ब्रेक हो सकता है, या उसकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो सकती है, या उसकी लोकलाइजेशन हो सकती है।
आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन की रेगुलेशन हो सकती है, और यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन की, यहाँ मिसप्रिंट टैग, यहाँ पर ट्रांसलेशन की जगह ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए क्योंकि पहले ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होगा। अल्टरनेटिव स्लाइसिंग हो सकती है, एमआरएनए एडिटिंग हो सकती है, तो ये सब हमको पता होने चाहिए। ये फ्लोचार्ट हमें यही बता रहा है कि किस तरीके से प्रोटीन्स अलग अलग तरीके के बनते हैं। ये प्रोसेस थी जिससे जीन्स तरह तरह के प्रोटीन्स को जन्म देते हैं एंड विद डिफरेंट फंक्शंस, और अलग अलग फंक्शन उनके होते हैं। हिस्ट्री क्या है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की? बायोइन्फॉर्मेटिक्स has emerged a scientific discipline that encompasses the application of computing science and technology। मतलब बायोलॉजी की बात चीजों को हमने जब कंप्यूटर के डाटाबेस में और सॉफ्टवेयर में डालने लग गए और उसमें बहुत सारी कंप्यूटिंग की साइंस लगाने लग गए, टेक्नोलॉजी लगाने लग गए, तो उसी को बायोइन्फॉर्मेटिक्स बोलने लग गए। तो शुरुआत में सबसे पुराने टाइम में ये कैसे होता था? ये तब बिगन हुआ था जब इंग्राम ने होमोलॉगी, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की और नॉर्मल हीमोग्लोबिन की होमोलॉगी बताई। उस टाइम से ये शुरू हुआ। दिस लेड टू कंपैरिजन ऑफ अदर प्रोटीन विद सिमिलर बायोलॉजिकल फंक्शन। इसकी वजह से हम और भी कंपेयर करने लग गए ऐसे प्रोटीन को जिनके बायोलॉजिकल फंक्शन सेम होते थे। एज मोर एंड मोर प्रोटीन वर सीक्वेंस, हम ज्यादा प्रोटीन को सीक्वेंस करने लगे, तो ये नेसेसरी हो गया कि अब हम इनकी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो रखेंगे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनकी प्रोटीन की सीक्वेंस बना रहे हैं, तो इनकी हमें इंफॉर्मेशन सेव करके रखनी है। विच इनेबल्ड अ क्विक कंपैरिजन, जिससे कि जब हम दो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को पहले से हम जब उनको कंपेयर करें तो हमें पता चल जाए कि हम इसके लिए सॉफ्टवेयर बना देंगे कंप्यूटर के, तो जिससे जिससे हमारी नॉलेज हमारी प्रोटेक्ट रहेगी। तो ऐसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की धीरे धीरे करके साइंस डेवलप हुई। हम जितने भी प्रोटीन को डिटेक्ट करते थे, उनके प्रोटीन के सीक्वेंस जानते थे, उनको कंप्यूटर में फीड करते जाते थे and started accumulating, which again required computing facilities. In 1962 जकरलैंड एंड पॉलिंग, दो साइंटिस्ट थे 1962 में, जकरलैंड और पॉलिंग ने, उन्होंने प्रपोज किया नए अप्रोच को जिससे स्टडी करी गई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की यूजिंग सीक्वेंस वेरिएबिलिटी, कि हर ऑर्गेनिज्म में कितने कितने डीएनए अलग होते हैं, उसके बेसिस पे कौन किससे ज्यादा रिलेटेड है वो पता करने के लिए, एवोल्यूशनरी वेरिएबल रिलेशनशिप ढूंढने के लिए फंक्शनली रिलेटेड होमोलोगस प्रोटीन सीक्वेंसेस were similar. Subsequently, sequence comparison, analysis of functional relatedness and inference of evolutionary relationship become possible। और इससे पता चल पाया कि एनालिसिस कर पाए हम फंक्शनल रिलेटेडनेस का, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पॉसिबल हो गया। मार्गरेट डेहॉफ ने, एक और साइंटिस्ट है मार्गरेट डेहॉफ, जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्रोटीन सीक्वेंसेस वेरिएशन होते हैं एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग में, उनके कुछ पैटर्न होते हैं। शी नोटेड दैट, उसने क्या नोट किया? अमीनो एसिड्स वर नॉट रिप्लेस्ड एट रैंडम अमीनो एसिड नहीं बदल रहे थे, बट वर अल्टर्ड विद स्पेसिफिक प्रेफरेंस। तो कुछ अमीनो एसिड बहुत ज्यादा चॉइसेस थी अमीनो एसिड की, जो ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज होते थे। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड विद सिमिलर फिजिको, for example amino acid with similar physico characteristics preferred one for the others, जिनकी फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम होती थी वो ज्यादा प्रेफर्ड होते थे। नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन एनबीआरएफ ने कंपाइल किया फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सीक्वेंस, और एटलस बनाई ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर की, और पब्लिश करी उस एटलस को। एंड 1965 और 1978 में अंडर द एडिटरशिप ऑफ मार्गरेट ओ डेहॉफ ने उनको एडिटर किया। डेहॉफ और हर रिसर्चर ग्रुप, तो ये लेडीज थी मार्गरेट डेहॉफ, इन्होंने डेहॉफ और हर रिसर्चर ग्रुप ने पायनियर किया डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर मेथड्स फॉर कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस फॉर डिटेक्शन ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड sequences and duplications within the sequence and for inference of evolutionary history for alignment of protein sequences। और इतनी सारी डिटेक्शन करने के बाद इन्होंने सीक्वेंसेस को अलाइन किया। 1980 में डाटा लाइब्रेरी बनाई गई यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिक लाइब्रेरी की EMBL टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, एंड यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट बना EBI हिंस्टन यूके में, एंड द नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ऑल्सो स्टार्टेड इन यूएस एज अ प्राइमरी इंफॉर्मेशन डाटा बैंक। तो तरह तरह के ऐसे इंस्टीट्यूट काम आने लग गए, जो ऐसे इंस्टीट्यूट नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन NBRF और डाटा बैंक्स जैसे जापान का डाटा DNA डाटा बैंक,
इस तरह के इंफॉर्मेशन सेंटर्स बने लग गए, जिन्होंने बायो इंफॉर्मेटिक्स को साइंस को पायनियर वर्क किया। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत सारा काम किया इससे रिलेटेड। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, और डीएनए के किस तरह से डीएनए और नंबर ऑफ प्रोटीन्स में कोरिलेशन नहीं होता है ये जाना, क्योंकि यूकारियोट्स में जीन स्प्लाइसिंग, जीन आरएनए एडिटिंग ये सब होता है, और मॉडिफिकेशंस होते हैं। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब।